हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए जितने भी महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करते हुए आप सभी को इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस पे हम आपको वन लाइनर वीडियोस के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चंस दे चुके। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मतलब इसमें प्रश्नों की संख्या ये मानकर चलिए कि 200 से ज़्यादा होने वाली है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी देर तक इस वीडियो को देख पाते हैं या फिर कितने प्रश्नों को आप लाभ लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप अपने स्टडी मटेरियल पर ज़्यादा फोकस रखिए, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर भी यदि आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आप इसको एक ऑडियो की तरह से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। इसे हम मास्टर वीडियो नोट कह सकते हैं। देखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये आपने सेंटेंस सुना होगा। ये हीगल का है। किसका है? हीगल का। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड तेज रखूंगा। राज्य चट्टान से या शाहबलूत से पैदा नहीं होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो उनमें निवास करते हैं, उसमें निवास करते हैं। ये किसका कथन है? प्लेटो का। प्लेटो कहते हैं कि राज्य चट्टान से या शाहबलूत से पैदा नहीं होता, ये तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उसमें निवास करते हैं। राज्य विधि का शिशु व जनक दोनों हैं। राज्य विधि का शिशु भी है और जनक भी है, ये कहा है मैकाइवर महोदय ने। ठीक है, राज्य एवं समाज एक समान है। राज्य को और समाज को एक समान बताया है बर्क ने। किसने बताया है? एडमंड बर्क ने, कि राज्य और समाज एक समान है। और राज्य विधि का शिशु व जनक है, ये कौन कहते हैं? मैकाइवर। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है? नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो दार्शनिक आधार है दोस्तों व्यक्तिवाद। क्या है? व्यक्तिवाद। उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। देखिए, नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार है व्यक्तिवाद और उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने। काल्पनिक समाजवादी कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो काल्पनिक समाजवादी की श्रेणी में जो आते हैं वो हैं सर टॉमस मूर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन। ठीक है, काल्पनिक समाजवादी। फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है। फांसीवाद के बारे में ये कथन कौन कहते हैं? तो ये कथन कहते हैं मुसोलिनी। मुसोलिनी फांसीवाद को लेकर कहते हैं कि फांसीवाद का उद्भव भी किससे हुआ? युद्ध से। और यदि हम इसके विकास की कल्पना करते हैं तो ये भी किससे संभव है? युद्ध से ही संभव है। मुसोलिनी का कथन है। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का भाग होता है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें क्या होता है? सभी का भाग होता है। ये है सीले का कथन। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था दोस्तों? हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। इसको जलाया किसने? तो क्लेंड्रेन ने। किसने जलाया? क्लेंड्रेन ने। हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? थॉमस हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? तो दैवीय सिद्धांत का हॉब्स ने खंडन किया था। नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1949 में। नाटो क्या है? USA का एक सैनिक संगठन। ठीक है, और रसिया का कौन सा था? वारसा पैक्ट। 14 देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना गया? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना गया अरस्तु को। तुलनात्मक राजनीति का भी जनक अरस्तु, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी किसे कहा गया? अरस्तु को। तो दोस्तों 15 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे हो गए हैं। तो वीडियो पे लाइक तो बनता है क्योंकि ये स्पीड बढ़ने वाली है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने वाली है। आपकी भी ये डिमांड थी कि मास्टर वीडियो लाइए, तो मास्टर वीडियो आपके सामने चल रहा है। अब आप इसे कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं, वो आप सभी के ऊपर है। मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। गलतियाँ होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं काम बिल्कुल और बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ।
देखिए नेक्स्ट देखिए, ग्रीन के विचार में स्वतंत्रता के 3 बड़े अवरोधक कौन हैं? ग्रीन के विचार में स्वतंत्रता के रास्ते में 3 बड़े जो गड्ढे हैं, जो अवरोधक है, वो है अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन के विचार से संबंधित निम्न में से कौन सा अवरोधक नहीं है या फिर कौन सा अवरोधक है? तो आपको ध्यान में रखना है अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी, ये ग्रीन के विचार में स्वतंत्रता के 3 बड़े अवरोधक हैं। न्याय, उदारवाद एवं समानता की अवधारणा, नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री ने दी? तो ये जॉन रॉल्स ने दी। किसने दी? जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट देखिए, खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने किया। किसने किया? जे.एस. मिल ने। मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा? तो मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा बारकर ने। किसने कहा? बारकर ने। यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं ही संघर्ष करने लगती, ये कथन है दोस्तों बारकर का। किसका कथन है? बारकर का। बारकर कहते हैं स्वतंत्रता एवं कानून में यदि संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती, बारकर। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट बहुत कम कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, ये विलोबी का कथन है संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। संप्रभुता शब्द को प्रथम बार प्रयोग व परिभाषित किसने किया? दोस्तों सॉवरेनिटी जो शब्द है संप्रभुता, इसको पहली बार प्रयोग व परिभाषित जीन बोंदा के द्वारा किया गया था, जिसे ज्या बोंदा भी कहते हैं ना, जीन बोंदा। नेक्स्ट देखिए 23 तक पहुंच गए हम। यह राजनीति शास्त्र के लिए स्थायी हित की बात होगी यदि संप्रभुता का विचार सदा के लिए त्याग दिया जाए, ये लास्की का कथन है। राजनीतिक शास्त्र के लिए स्थायी हित की बात कहते हैं कि यदि संप्रभुता का जो विचार है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए। आदर्शवादी विचारक कौन कौन है दोस्तों? देखिए रूसो हैं, कांट है, हीगल है, ग्रीन है और बोसांके हैं। ये आदर्शवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। उदारवादी विचारक कौन कौन है? तो जॉन लॉक है, बेंथम है और मिल है। ये उदारवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी है? तो उपयोगितावाद पर। बेंथम की राजनीतिक चिंतन की जो इमारत है, जो उनका अध्ययन है, वो उपयोगितावाद के विचार पर ही टिका है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में, आप लोगों का ध्यान भी होगा, तो ये बेंथम का है। किसका है? बेंथम का। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किसने किया? नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक है ग्रीन। मध्ययुगीन अरस्तु किसे माना जाता है? मध्ययुगीन अरस्तु थॉमस एक्विनास को माना जाता है। किसको? संत थॉमस एक्विनास को, द सिटी ऑफ गॉड जिन्होंने लिखी थी, है ना। लोमड़ी व शेर की राजनीति का विचार किसने दिया? तो मैकियावली ने। ये यूपी पीजीटी में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि आप नेट का एग्ज़ाम भी देते हैं, आप अदर स्टेट में भी एग्ज़ाम देते हैं। राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो, वॉन ट्रटस्की का कथन है। वॉन ट्रटस्की राज्य को क्या मानते हैं? पावर मानते हैं, शक्ति मानते हैं। इसलिए उसे क्या मत दो? चुनौती मत दो, बल्कि उसकी क्या करो? पूजा करो। 32वें पर अगर हम मिलान प्रश्न है, एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ उनसे संबंधित लोग हैं। ठीक है, तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर, शक्ति का सिद्धांत नीत्शे, सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो, पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन और विकासवादी सिद्धांत बर्गेस का है। ठीक है, ये राज्य से उत्पत्ति के सिद्धांत है और इस तरफ इनके सिद्धांतकार कह लीजिए, उत्पत्तिकर्ता कह लीजिए, या फिर इनसे संबंध रखने वाले कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको फिर से बता देते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर का मैच कर दीजिएगा, शक्ति का सिद्धांत आप नीत्शे को मैच कर दीजिएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में आप रूसो को, पितृसत्तात्मक सिद्धांत में आप सर हेनरी मैन को और विकासवादी सिद्धांत में आप बर्गेस को। नेक्स्ट देखिए 33,
19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों ने राज्य को क्या माना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक आवश्यक बुराई माना। क्या माना? एक आवश्यक बुराई की। राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो कार्ल मार्क्स ने दोस्तों द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की थी। किससे? हीगल से। मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किससे? श्रम से। किससे? श्रम से, जिसे लेबर कहते हैं ना। तो मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य किससे निर्धारित होता है? श्रम से। इतिहास के दौर में एक समय आएगा जब राज्य का लोप हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये मार्क्सवाद का विचार है कि इतिहास के दौर में एक समय ऐसा आएगा जब राज्य नामक संस्था इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। 37, मैं पूर्णतया जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। ये कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, मैं पूर्णतया जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, ये कार्ल मार्क्स का ही कथन है। एक तरफ देखिए समाजवाद से संबंधित कुछ पार्ट्स हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड विचारक हैं। देखिए इसको भी हम मिलान कर देते हैं। विकासवादी समाजवाद बर्नस्टाइन, फेबियन समाजवादी जेबी शाह, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन से संबंधित हैं। ओके, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है इन प्रश्नों में। 39, एक समाजवादी राज्य बल देता है किस पर? आर्थिक समानता पर। एक समाजवादी राज्य जो बल देगा वो किस पर देगा? आर्थिक समानता पर। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कह की संज्ञा दी। युग का भ्रम मार्क्सवाद को किसने संज्ञा दी? कार्ल पॉपर ने। किसका 41 देखिए, किसका राज्य संबंधित कोई सिद्धांत नहीं है? तो अराजकतावाद का। दल विहीन लोकतंत्र का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये आपके सिलेबस में भी चल रहा है। लोकतंत्र को जीवन शैली रूप में परिभाषित किसने किया? तो ब्राइस ने किया। राज्य विधि का शिशु व जनक दोनों है, किसका कथन है? मैकाइवर का है। फिर से कूट मिलान हमें करना है, किताबों के नाम है देखिए। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? R.M. मैकाइवर की। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? H.J. लॉस्की की। सिटी ऑफ गॉड किसकी है? संत अगस्टाइन की। और द प्रिंस किसकी है दोस्तों? मैकियावली की। किसकी है? मैकियावली की। नेक्स्ट देखिए 46, पंचायती राज की व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? आप इसे था कह सकते हैं। वो अनुच्छेद कौन सा था? 370। ये कब हटा दिया गया? 2019 में। भारतीय अशांति का जनक कौन कहलाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और सर्वत्र अंधेरा है, ये किसका कथन है? ये नेहरू ने कहा। ठीक है, जब तिलक की मृत्यु हो गई तो नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और अब सर्वत्र क्या है? अंधेरा है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करेगा? किसके अनुसार? अनुच्छेद 352 के अनुसार। भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है दोस्तों? लोकसभा में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू हुई? तो 1919 से। और किस से हटी? 1935 से। 53, केंद्र राज्य संबंध पर राजा मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची पहली बार लागू कब की गई? तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो यूनानी दार्शनिकों ने मेरे दोस्तों न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया। किस पर बल दिया? नैतिक पहलू पर। लोकतंत्र को शासन का आदर्श रूप स्वीकारा नहीं है, किसने? हॉब्स ने। हॉब्स ने लोकतंत्र को शासन का आदर्श स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं किया है। राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग कहा, किसने? ब्लंट्सली ने। ब्लंट्सली राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। ठीक है, ब्लंट्सली। राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक है प्लेटो। ठीक है, राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो ने। 60 देखिए दोस्तों,
राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। आज मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि अभी तक मेरी वीडियोस पे जितने लाइक हैं उनसे कहीं गुना लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए। ठीक है, जो ये आपके लिए मेहनत की जा रही है, जो आपको ये मटेरियल दिया जा रहा है, इसके पीछे काफ़ी समय, काफ़ी दिनों का संघर्ष है दोस्तों, जो आपके सामने ऐसे परोस दिया जा रहा है। तो आप इसे बिल्कुल शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ के भी जाएं। सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो ने। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का। किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन का। 63 अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, ये लॉस्की का कथन है। अधिकार को जीवन की वो दशाएं बताया जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य, मैं या तुम, कोई भी अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकते, लॉस्की। वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है दोस्तों, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। फिर से किताब हैं, उनसे मिला देते हैं, मिले हुए हैं पहले से। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल आप सभी को पता है, जवान पे चढ़ गया होगा, रूसो। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, जेम्स फर्स्ट। द नेचर ऑफ स्टेट, विलोबी। अब क्या बचा? 2 ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक की किताब है। किताब और उनसे उनके रचयिता यहाँ पर हमने मिला दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किस विद्वान ने माना? कि आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, ये थॉमस हॉब्स ने माना। द मॉडर्न स्टेट की रचना किसने की? मैकाइवर ने। ठीक है, मॉडर्न स्टेट की रचना किसने की? मैकाइवर ने। 68 संवैधानिक सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? अरस्तु ने। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु द्वारा सबसे पहले दिया गया। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया। ट्रस्टीशिप की अवधारणा या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह किसने कहा? तो यह स्वयं गांधी जी ने ही कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम, लॉर्ड एक्टन ने। ठीक है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? लॉर्ड एक्टन ने। नव उदारवादी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। नव उदारवादी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये कौन कहते हैं? मैकाइवर। कौन कहते हैं? मैकाइवर। तो दोस्तों 75 क्वेश्चंस तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो नोट पसंद आया होगा, आ रहा होगा, और आगे भी आप इसे छोड़ने वाले नहीं है, पूरा वीडियो नोट देखिएगा। 76 मूल्यों व आदर्शों पर बल कौन देता है? परंपरागत उपागम। आधुनिक और परंपरागत उपागम में यदि हम बात करें तो मूल्यों व आदर्शों पर बल कौन देगा? परंपरागत उपागम। व्याख्यात्मक व वर्णनात्मक अध्ययन होता है परंपरागत दृष्टिकोण का। परंपरागत उपागम के प्रमुख समर्थक कौन है दोस्तों? गार्नर है, ब्लंशली है, गेरेज है, एक्टन है, गुडनाउ है तथा लीकॉक है। परंपरागत उपागम। व्यवहारवादी उपागम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? समाजशास्त्रीय चिंतन को अधिक अनुभविक, प्रामाणिक व वैज्ञानिक बनाना व्यवहारवादी उपागम का क्या था? उद्देश्य। व्यवहारवाद का प्रेरणा स्रोत क्या है दोस्तों? प्रत्यक्षवाद। व्यवहारवाद का प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रत्यक्षवाद। व्यवहारवादी पद्धति को शुरू करने का श्रेय विशेषकर शिकागो स्कूल अमेरिका को जाता है। व्यवहारवाद के उदय के कारण कौन से दोस्तों? देखिए, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में असंतोष उत्पन्न होना, द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप, और विभिन्न समाज विज्ञानों से प्रेरणा मिली और वित्तीय सहायता मिलना अमेरिका में रॉकफेलर व फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, और नए राज्यों का उदय, ये कुछ व्यवहारवाद के उदय के कारण रहे। 83 देखिए, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र में विकसित हुए सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों व दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह रॉबर्ट डेहल का कथन है। थोड़ी बड़ी परिभाषा है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। 84 A.F. बेंटले ने राजनीति को मृत राजनीति विज्ञान की संज्ञा
दी वो पुस्तक कौन कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये बेंटले की किताब है। इसमें इन्होंने राजनीति विज्ञान को मृत राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 85 अमेरिका में चार्ल्स सी मेरियम ने राजनीति के व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता की, वो न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए 86 व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ई मेरियम को। शिकागो संप्रदाय में विचारक कौन कौन से थे व्यवहारवादी? तो डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, ग्रेबियल ऑमंड, पावेल, लासवेल, रॉबर्ट डेहल, कार्ल डायश, लूशियन पाई और किर्क पैट्रिक, ये शिकागो संप्रदाय में विचारक थे व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 88 व्यवहारवाद को बौद्धिक प्रवृत्ति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो डेविड ईस्टन के द्वारा। 89 व्यवहारवाद को एक ठोस शैक्षिक आंदोलन किसने माना? तो डेविड ईस्टन ने। 90 व्यवहारवाद को एक मनोभाव व मनोवृत्ति किसने बताया? तो रॉबर्ट डेहल ने। 91 देखिए डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद क्या है? दो विषयी है, एक तो क्रमबद्ध अनुसंधान के अंतर्गत और एक आनुभविक वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के अंतर्गत। 92 राजनीतिक विज्ञान में अनुभववाद व यथार्थवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह व्यवहारवादी अध्ययन है, आमंड में पावेल कहते हैं। 93 व्यक्ति का व्यवहार राजनीति के अंतर्गत व्यवहारवादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक तथ्य है जिसका विश्लेषण वे अध्ययन करना चाहते हैं, डेविड एप्टर का कथन है। बारबरा स्मिथ के अनुसार व्यवहारवाद के सिद्धांत कितने दोस्तों? तो बारबरा स्मिथ ने व्यवहारवाद के 6 सिद्धांत दिए। 95 करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म लेखक किसका है? तो डेविड ईस्टन का। करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई किसने? डेविड ईस्टन ने, जिसमें है नियमितता, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता एवं एकीकरण। 97 देखिए दोस्तों व्यवहारवाद के आलोचकों में नाम प्रमुख किसका है? मलफोर्ड न्यू शिबली का। द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद की सीमाएं लेख किसका है? तो मलफोर्ड क्यू शिबली की ही है। अन्य आलोचक कौन है व्यवहारवाद के? तो रॉबर्ट डेहल, पीवी यंग, वी ओ की जूनियर और स्वयं ईस्टन ने भी व्यवहारवाद की आलोचना कर दी थी और फिर उत्तर व्यवहारवाद ले आए थे, है ना। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे 100वां देखिए दोस्तों, 100वां क्वेश्चन, व्यवहारवादी अध्ययन के प्रभाव के कारण राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी गई। व्यवहारवादी अध्ययन के प्रभाव के कारण राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी गई व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। 101 व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विशेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के आरंभ का सूचक है। ये है डेविड ईस्टन का कथन। 102 राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर बल दिया गया, किसके अंतर्गत? व्यवहारवादी के अंतर्गत, व्यवहारवादियों ने बल दिया, है ना। डेविड ईस्टन ने 1960 के दशक की समाप्ति के पूर्व व्यवहारवाद पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू किए। वह एक नया आंदोलन बनकर उभरा, वो है उत्तर व्यवहारवाद। डेविड ईस्टन ने खुद ने ही आलोचना की व्यवहारवाद की और फिर क्या उभर कर आया? उत्तर व्यवहारवाद। कर्म व प्रासंगिकता नामक 2 नारों का संबंध किनसे है? तो उत्तर व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता का धर्म किसने कहा? तो डेविड ईस्टन ने। उत्तर व्यवहारवाद 1969 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की क्या की? आलोचना की। उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण ईस्टन ने कितने बताए? 7 प्रविधि पूर्व प्रसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्या समाधान पर बल, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्म पर बल और व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो व्यवहारवाद में 8 थी, उत्तर व्यवहारवाद में 7 हो गई। नेक्स्ट देखिए 101 तो नहीं हो सकता, ये हमने यहाँ पे कितना छोड़ा था? 107 छोड़ा था ना। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे सवाल, हम तो 200 पे जाके रुकेंगे। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता और यदि वह रहता है तो वह देवता है या पशु है, अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट देखिए 102,
थोड़ा कट रहा है, मैं इसको छोटा करना पड़ेगा। समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं। ये गिडिंग्स का कथन है समाज के लिए। समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूहों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है, र्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगा देता हूँ, गार्नर की परिभाषा है। राज्य अंग्रेजी के स्टेट से बना जो लैटिन भाषा के स्टेट से निकला, ठीक है। और प्राचीन यूनानी लेखक राज्य के लिए शब्द का प्रयोग में लेते थे पोलिस, जिसका अर्थ क्या होता था, नगर, राज्य। नेक्स्ट देखिए, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। अरस्तु का कथन है। राज्य एक ऐसा समुदाय है जो बहुसंख्यक, जो अधिकारों की समान भावना तथा लाभ उठाने में आपसी सहायता से जुड़ा हुआ है। सिसरो का कथन है। नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम ही राज्य है, ये ब्लंशली महोदय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। लॉस की श्रेष्ठ परिभाषा किसकी है दोस्तों, राज्य के मामले में गार्नर की। राज्य के तत्व कितने होते हैं, तो राज्य के तत्व आप सभी को विदित होगा, 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र और क्या कहते हैं, सरकार और प्रभुसत्ता। नेक्स्ट देखिए, वह पहला लेखक जिसने राज्य हेतु निश्चित क्षेत्र आवश्यक माना, तो क्लूबर ने 1817 में। प्रभुसत्ता अंग्रेजी के सॉवरनेटी जो लैटिन भाषा के सुपरनेस से बना, जिसका अर्थ होता है राज्य की सर्वोच्च सत्ता, ठीक है। प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित संस्था नहीं है, ये बोंदा का कथन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। प्रभुसत्ता 2 प्रकार की होती है, बाह्य व आंतरिक, ये विलोबी कहते हैं। राज्य का वर्तमान स्वरूप कार्य क्षेत्र की दृष्टि से 3 है, हस्तक्षेपवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य। आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका दृष्टि 2 प्रकार की, उदारवादी और समाजवादी। उदारवादी के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व, समाजवादी के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। शासन पद्धति की दृष्टि से राज्य 2 प्रकार के, प्रजातांत्रिक राज्य और अधिनायक तंत्रवादी राज्य। धर्म की दृष्टि से राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसमें अमेरिका और इंडिया, धर्म आधारित राज्य पाकिस्तान और नेपाल। 121 राज्य के गतिविधियों की दृष्टि से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने दी, चाणक्य ने या कौटिल्य ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत देखिए, कौटिल्य के अनुसार स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी का मतलब राजा, संगठन का प्रधान। अमात्य का मतलब राजा का विभिन्न कार्यों के प्रभारी अधिकारी। जनपद का मतलब भूभाग व जनसंख्या। दुर्ग का मतलब राज्य की राजधानी। कोष का मतलब राजकोष। दंड का मतलब सेना और मित्र का मतलब विश्वसनीय मित्र राज्य के संबंध में। विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य की अवधारणा उप आदर्श के रूप में प्रतिपादित किसने की, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नकारात्मक उदारवादी धारणा उदारवादी व्यक्तिवाद के परिप्रेक्ष्य में है। राज्य एक साधन है, व्यक्ति एक साध्य है, किसने माना, उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राज्य को क्या माना, एक साधन, व्यक्ति को क्या माना, एक साध्य। नेक्स्ट देखिए, उदारवादी व्यक्तिवादी के प्रमुख समर्थक प्रवर्तकों में एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, जेरेमी बेंथम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, आइजिया बर्लिन है, F.A. हेयकर, मिल्टन फ्रीडमैन है। राज्य की सकारात्मक उदारवादी अवधारणा सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य के ऊपर है। सकारात्मक उदारवादी अवधारणा के प्रमुख समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल, T.H. ग्रीन, हॉबहाउस, लॉस्की और R.M. मैकाइवर। मिल ने राजनीति में समर्थन किया प्रतिनिधि शासन का। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसकी है, मिल की। राज्य के लोक कल्याणकारी रूप का समर्थन किया इस किताब में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मिल ने। संपत्ति के अधिकार का समर्थन किसने किया, T.H. ग्रीन ने। राज्य के द्वारा उसके नियमन की बात की है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस हॉबहाउस द्वारा रचित किताब है। इसमें
स्वतंत्रता की आधारशिला सामाजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रकृति व सर्वहित का युक्ति युक्त स्वरूप है। नेक्स्ट देखिए, लोगों पर संपत्ति अर्जन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किंतु संपन्न वर्गों पर कर लगाकर आर्थिक विषमताओं को कम करना चाहिए, ये लॉस्की कहते हैं। लॉस्की कहते हैं कि लोगों को संपत्ति अर्जन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन असमानता को यदि हमें कम करना है तो संपन्न वर्ग पर कर लगाकर आर्थिक विषमताओं को कम करना चाहिए। द मॉडर्न स्टेट किताब किसकी है? R.M. मैकाइवर की। इसमें ये सेवाधर्मी राज्य की बात कहते हैं, सर्विस स्टेट का समर्थन करते हैं R.M. मैकाइवर। सकारात्मक उदारवादी जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की। राज्य अपने कार्य क्षेत्र सीमित करे व निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे, इस प्रवृत्ति की संज्ञा उदारीकरण की संज्ञा दी। ठीक है, ये उदारीकरण के अंतर्गत है। नव उदारवादी कौन कौन है? तो F.A. एयक और जॉन रॉल्स। नव उदारवाद के दो भाग, स्वतंत्रतावादी और समतावादी। स्वतंत्रतावादी में मुख्यतः हैं हेयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। समतावादी का मत है स्वतंत्रता का साथ साथ सामाजिक विषमता भी निवारण हो। समतावादी में प्रमुख है जॉन रॉल्स व C.B. मैकफरसन। राज्य को शक्तिशाली राज्य का रूप होना चाहिए, यह मान्यता है नव उदारवाद की। नव उदारवादी राज्य के उदाहरण हैं USA, अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए, राज्य को अपना कार्य क्षेत्र शनय शनय निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नव उदारवाद के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है न ही नैतिक संस्था, यह एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया है। राज्य को राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के अधीन बताया, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। समाज एक प्राकृतिक संस्था व राज्य एक नैतिक संस्था है, इसे धनवान लोगों ने अपने हित के लिए बनाया है, तो राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है, कार्ल मार्क्स का कथन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर बीच में मार्किंग में मिस्टेक हो गई थी, फिर भी 150 से हम ऊपर चले गए। तो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों अभी भी आप वीडियो नोट में बने हुए हो तो बहुत शानदार बात है, पूरा वीडियो नोट देखिएगा और वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा आपने, नहीं किया है तो कर दीजिए, है ना। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे नगर के शासन, प्रबंध और न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। अरस्तू के अनुसार नागरिक वो व्यक्ति है जिसे नगर के शासन, प्रबंध और न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। रोम का उच्च वर्ग जिसे नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे वो था पैट्रिशियन। रोम का निम्न वर्ग जिसे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे वो था प्लीबियन वर्ग। नागरिकता निर्धारण के सिद्धांत हैं 2, जन्मजात नागरिकता और राज्य प्रदत्त नागरिकता। राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, ये मुसोलिनी कहते हैं। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का आवश्यक साधन है, परंतु वह समाज का पर्याय नहीं है। ये लॉस्की कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का आवश्यक साधन है, लेकिन ये समाज का पर्याय नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सरकार राज्य की एजेंट है, उसका अस्तित्व राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। सरकार शासन यंत्र है जो सत्ता के उद्देश्यों को कार्य रूप देता है, लॉस्की। नेक्स्ट देखिए 158, सरकार एक सजीव यंत्र है। सरकार राज्य का व्यवहारिक संगठन है जो राज्य की इच्छा बनाता है, प्रकट करता है, वह उसे पूरा करता है, रूसो। सरकार उस मशीनरी का नाम है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा का प्रतिपादन, अभिव्यक्तिकरण एवं क्रियान्वयन होता है, गवर्नर का कथन है। राज्य व सरकार में भेद समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर राज्य पूर्ण है, सरकार उसका एक अंग है। राज्य अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होता है, मूर्त होती है ना, दिखती है उसमें, क्योंकि उसका निर्माण किया जाता है, एक ढांचा बना दिया जाता है। राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। राज्य का रूप सदैव एक, जबकि सरकार बदलती रहती है। राज्य स्वाभाविक और प्राकृतिक, सरकार कृत्रिम है।
राज्य के सभी सदस्य होते हैं, सरकार के सीमित सदस्य होते हैं। राज्य हेतु निश्चित भूभाग होता है, सरकार हेतु नहीं होता। राज्य का विरोध नहीं हो सकता, सरकार का विरोध हो सकता है। ठीक है। 161, यह कहा जाता है कि हम शासन की आलोचना करते हैं किंतु सम्राट की जय जयकार करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट शासन नहीं राज्य का प्रतीक व प्रधान है। ये ब्रिटेन की है, मैंने लिख दिया इसमें, है ना। नेक्स्ट देखिए 162, अपनी प्रकृति और उद्देश्य की दृष्टि से राज्य अन्य संघों के समरूप है, लास्की का कथन है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े संघ न तो राज्य के अंग है न ही उनके अधीन, मैकाइवर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 164, राज्य ईश्वर की कृति है, मनुस्मृति से आधारित। मत्स्य न्याय का अर्थ है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। प्राचीन मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? सूर्यपुत्र। चीन के राजा को क्या कहा गया? स्वर्गपुत्र, है ना। जापान में आज भी राजा को कहा जाता है सूर्यपुत्र। ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था। वह वर्तमान राजा उसके उत्तराधिकारी हैं। पेट्रियार्का, जो सर रॉबर्ट फिल्मर की कृति है, उसमें कहा गया। 170, किस सिद्धांत ने राज्य, राजा व शासन तीनों को समानार्थी माना? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत में राज्य, राजा व शासन को समानार्थी माना। 171, दैवीय सिद्धांत का पतन हुआ 17वीं शताब्दी में। दैवीय सिद्धांत के मुख्य आलोचक हैं फिगिस, ग्रेशियस, हॉब्स और लॉक। 173, दैवीय सिद्धांत के महत्व में ये किसने कहा कि जब लोग अपने ऊपर शासन करने योग्य नहीं थे तब तक इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन करना सिखाया? गेटल का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 174, यह सिद्धांत कितना भी विवेक शून्य और गलत क्यों न हो, कम से कम अराजकता के निवारण का श्रेय उससे अवश्य प्राप्त होता है। गिलक्राइस्ट। राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार शक्ति है, शक्ति का सिद्धांत। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, वोल्टेयर का कथन है। माइट इज राइट, शक्ति सत्य है, शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है। न्याय शक्तिशाली व्यक्तियों का हित है, निर्बल से बलवान श्रेष्ठ होता है, ये सोफिस्ट विचारकों का कथन है। 179, राज सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। चीन के साम्यवादी शासक माओ से तुंग के द्वारा ये कहा गया। राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए, ये बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 181, शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि समाज के विकास में जिसका स्थान केवल कारक रहा है उसे वह एकमात्र कारक की महानता प्रदान करता है। लीकॉक। उच्चतर शक्ति सिर्फ एक दस्यु गुट को ही बना सकती है, राज्य को नहीं। ये बोंदा कहते हैं शक्ति के बारे में कि उच्चतर शक्ति केवल एक दस्यु गुट को बना सकती है, राज्य को नहीं। बोंदा। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये TH ग्रीन का कथन है। 183 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 184, राज्य ग्रामों तथा परिवारों का एक समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु। परिवार स्त्री, पुरुष, स्वामी व दास के प्राकृतिक संयोग से बनता है, ये अरस्तु कहते हैं परिवार के बारे में, जिसमें उन्होंने दास को भी शामिल किया है। 186, पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, फिर समाज, नस्ल के व्यक्तियों की जाति और फिर अंत में राष्ट्र व सामाजिक श्रृंखला का निर्माण हुआ। पितृ प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत ये लीकॉक का कथन है। सर हेनरी मैन परिवार के बड़े पुरुष पितृसत्ता सिद्धांत के ये समर्थक हैं, जिससे वंश, कुल, कबीला, जनपद और कबीले से राज्य बना, ऐसे कहते हैं। 188, पिता परिवार का प्राकृतिक मुखिया अपने छोटे से राज्य का राज्यपाल होता है, डिग्विड कहते हैं। पितृसत्तात्मक के आलोचक हैं मैकलेन, जैक्स और मॉर्गन, ये मातृ सत्तात्मक के समर्थक हैं। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, यदि वो पितृसत्तात्मक का आलोचना कर रहे हैं तो मातृ सत्तात्मक के समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत का सूत्रपात कौटिल्य ने किया। राज्य के पहले की स्थिति को कौटिल्य ने कहा अराजकता की स्थिति। 190 देखिए, बौद्ध एवं जैन साहित्यों में भी उल्लेख मिलता है सामाजिक समझौते का। वह पहला वैज्ञानिक विचारक जिसने सामाजिक समझौता सिद्धांत को तर्कपूर्ण व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की, रिचर्ड हुकर। समझौतावादी विचारक किसे माना गया? हॉब्स, लॉक व
रूसो को समझौतावादी विचारक कहते हैं। सामाजिक समझौता से निरंकुश राजतंत्र को न्याय संगत ठहराता है थॉमस हॉब्स। सामाजिक समझौता से सीमित राजतंत्र को न्याय संगत ठहराता है लॉक। सामाजिक समझौता से लोकप्रिय संप्रभुता को न्याय संगत ठहराता है रूसो। इन तीनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 196 थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 या कार्य इनका जीवन काल कह सकते हैं 1679। इंग्लैंड के निवासी थे। लेवियाथन कृति किसकी है? हॉब्स की। हॉब्स का कल्पित निरंकुश राजा लेवियाथन है। मनुष्य को मूल रूप से एक असामाजिक प्राणी मानता था हॉब्स। दोस्तों देखिए, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, संघर्ष में सफलता प्राप्ति हेतु झूठ, कपट, हिंसा का सहारा लेता है हॉब्स। मनुष्य स्वभावतः दानीय गुणों से युक्त होता है और सद्गुणों का अभाव, मतलब दानवीय, दानव वाले गुणों से युक्त होता है, सद्गुणों का अभाव होता है हॉब्स। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स ने राज्य व समाज की स्थापना से पूर्व की अवस्था को क्या माना? प्राकृतिक अवस्था। चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर देते हैं ना। 201 ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य की बात कौन कहते हैं? गांधी जी। सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। केटी शाह ने कहा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है 39। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो प्रांतों की विधानसभाओं से द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। भारत संघ में कितने राज्य? तो ये हम कह सकते हैं अभी जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तो फिर से, ठीक है, तो अब 28 हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है संविधान का। स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का। लोकतंत्र प्रणाली हेतु आवश्यक तत्व है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता को सौंपता है। भारत एक गणराज्य है, मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्यसभा का यहाँ पे चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद की जननी है ब्रिटेन। और भारतीय संविधान की रचना में अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म व भाषाई आधार पर मिली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में सदस्य चुने जाते हैं तो 12+2 कह सकते हैं। अभी ये 2 वाला जो मामला था इसको हटा दिया गया है। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं 280। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 220 क्वेश्चनों को देख लिया है। मैं पूरे पसीने पसीने में भीग चुका हूँ। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना मेरे लिए कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। जमे रहिए, लगे रहिए अपने एग्जाम के लिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।